लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। देश में अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 5 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। भाजपा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत प्रदेश में शुरू हुआ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पार्टी का छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य। और खेल रत्न सम्मान का नाम बदला, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से मिलेगा देश का सर्वोच्च खेल सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही वनधन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ ने 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। वहीं नवाचार और नव उत्पाद के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों का हकदार बना है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्रदेश में लघु वनोपजों के संग्रहण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन विभाग, राज्य लघु वनोपज संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों, संग्रहण और प्रसंस्करण कार्य में लगे स्व सहायता समूह और वन समितियों के सदस्यों को बधाई दी है। भारत शासन की राशि से अधिकतम मूल्य की लघु वनोपज के क्रय वर्ग में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस योजना में 180.51 करोड़ रुपए मूल्य की वनोपजों की खरीदी की गई है। लघु वनोपजों के क्रय वर्ग में छत्तीसगढ़ को 1,173 करोड़ रुपए मूल्य की वनोपजों की खरीदी के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। साथ ही वन धन योजना के अंतर्गत अधिकतम सर्वेक्षण पूरा करने के वर्ग में भी छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का 44% वन परिक्षेत्र है। यहाँ रहने वाले वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन लघु वनोपज संग्रहण है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य खरीदी योजना के अंतर्गत शामिल किया है, ताकि वनोपज संग्रहणकर्ताओं को इसका समुचित मूल्य मिल सके। देश में कोविड संक्रमण के मद्देनजर टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 57,97,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। वहीं 41,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 44 लाख से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कुल संक्रमितों का 1.30% है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां कल कोविड संक्रमण के 114 मामले सामने आए। वहीं 44,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पहुंच गई है। प्रदेश में 4 अगस्त को 5 जिलों राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। उधर कोविड टीकाकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी सामने आई हैं। SCCL ने कोविड टीकाकरण के लिए अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया है। राज्य शासन के सहयोग से कंपनी के छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर और मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल और अनूपपुर आदि जिलों में स्थित कंपनी के स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे 39 कोविड टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की है, जहां टीकाकरण कराया जा रहा है। ये टीकाकरण केंद्र कंपनी के कर्मियों, उनके परिजनों, ठेका कामगार और उनके परिजनों और आमजनों के लिए भी खुले हैं।
इन टीकाकरण केंद्रों पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। एसईसीएल की श्रम शक्ति में से लगभग 86% कर्मियों को कोविड टीके का पहला डोज लग चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु समूह में लगभग 96% लोगों ने पहला डोज ले लिया है। एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्रा ने बताया कि एसईसीएल 17 कोविड केयर सेंटर संचालित कर रही है। ये आम नागरिकों के लिए भी खुले हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरबा और कोरिया जिले में एसईसीएल के 4 अस्पताल ने लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा देश भर में स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। पार्टी के इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय की मौजूदगी में आज कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी का छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में पहुंचने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश संयोजक विमल चोपड़ा ने बताया कि प्रशिक्षित 50,000 कार्यकर्ता प्रदेश के गांव-गांव जाएंगे और कोरोना से बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगे। भावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसना प्रारंभ कर दिया है। जब सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध में लगी है तब भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम में लगी है और हर गांव में, हर बूथ में 2 हेल्थ वॉलंटियर्स की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष, जिसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक प्रारंभ हो गया है। आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहां प्रारंभ हुआ है। हर बूथ में 2 वॉलंटियर्स। इस हिसाब से पूरे देश में यदि हम देखेंगे तो 2 लाख गांव हैं, तो करीब करीब शहर और गांव मिलाकर के 5 लाख वॉलंटियर्स जो हैं पूरे देश भर में। उसमें यहाँ जो हमारे हैं छत्तीसगढ़ में 20,000 गांव में करीब करीब 50,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो उतारे जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी का लक्ष्य 4 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर देश के 2 लाख गांव तक पहुंचना है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव और बूथ स्तर तक स्वास्थ्य प्रशिक्षक और स्वस्थ स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता लोगों को कोरोना की सामान्य जानकारी देने के साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार करने की सलाह देंगे। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और प्राथमिक उपचार जैसी जानकारियां भी मुहैया कराएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। कोरिया जिले में दुर्लभ ऐतिहासिक बहुमूल्य धरोहर फॉसिल यानी जीवाश्म को विश्व मानकों के आधार पर संरक्षित करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी तट पर उपलब्ध फॉसिल के शोध के लिए पहुंची है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अपर प्रधान वन संरक्षक अरुण पांडे की पहल पर 3 अलग अलग संस्था की टीम मनेन्द्रगढ़ पहुंच गई हैं। इनमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, पेरियो साइंस लखनऊ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर का जियोलॉजिकल विभाग शामिल है। विशेषज्ञों की देखरेख में हसदेव नदी तट पर नए फॉसिल की तलाश में खुदाई चल रही है। इस दौरान मिट्टी में दबे हुए नए फॉसिल बेड मिल रहे हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पेरियो साइंस लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश पिल्लई ने बताया कि यहां मौजूद फॉसिल के लगभग 290 करोड़ वर्ष प्राचीन होने के प्रमाण मिल रहे हैं। साइंटिफिक इनपुट देना
क्योंकि उस समय खेमगांव बोल की जगह से समुद्र का अवगमन हुआ और वो मनेंद्रगढ़ तक आया था और यहाँ उसका अवशेष मिले हैं। तो ये शो करता है कि यहाँ समुद्र आया था 290 करोड़ साल पहले। अब हम लोग फ्यूचर में ये करना चाहते हैं कि यहाँ का लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका इम्पोर्टेंस समझाना, इसको जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझाना। ये धरोहर इंडिया में एक ही मात्र धरोहर है जो कि मेराइन का सिग्नेचर दिखा रहा है, वो भी इतने पुराने साल का। तो इसकी बहुत महत्व है और ये नेशनल लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी इसका बहुत महत्व है। वहीं अपर प्रधान वन संरक्षक अरुण पांडे ने बताया कि मनेंद्रगढ़ जैव विविधता पार्क को विश्व मानकों के आधार पर संरक्षित कर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया था। तब से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार प्रयास करते रहे हैं और इस क्रम में बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा पहल की गई और बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता और रायपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया गया है। डॉक्टर बोधनकर भी हैं जो कि जियोलॉजी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं। तो यहाँ पर एक तो नए फॉसिल बेड्स की खोज की जा रही है और जिन पत्थरों में फॉसिल्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक एक्शन प्लान इसका बनाया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ में मिल रहे करोड़ों वर्ष प्राचीन फॉसिल का विशेषज्ञ गहन अध्ययन कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा सके। नक्सल पुनर्वास नीति का समुचित लाभ दिए जाने की मांग को लेकर नक्सल पीड़ित परिवारों ने राजनांदगांव में रैली निकालकर कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा में किसी ने अपने पिता को गंवाया तो किसी ने भाई को, लेकिन अब तक उन्हें शासन की योजना के तहत ना तो जमीन मिल पाई और ना ही उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, आर्थिक मदद और नौकरी भी नसीब नहीं हुई है। हमारे लिए सन 2004 में नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना बनाया था। योजना के तहत शासकीय नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान, बस पास, राशन कार्ड, बच्चे को 7% देने का नियम है। लेकिन संशोधन दिनांक के अनुसार किसी पीड़ित परिवार को कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। एक राशन कार्ड बनाने के लिए 10 साल लग रहा है उसको। हमारा घटना है 2009 का घटना है, आज तक हमें मकान नहीं मिला। इस प्रदर्शन में डोंगरगढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, छुरिया क्षेत्र के बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ित परिवार शामिल हुए। उन्होंने शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट तक एक रैली निकाली और फिर धरना दिया। कोरबा जिले के कटघोरा वन परिक्षेत्र में इन दिनों 40 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। ये हाथी गांव में घुसकर कच्चे मकानों को तोड़ने के साथ ही फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन पहले ही केंदई रेंज में हाथियों ने मोटरसाइकिल सवार एक ग्रामीण को कुचलकर मार दिया था। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा कल हाथी प्रभावित गांव के ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वे खुद हाथियों से घिर गए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ किसी तरह गांव की पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर अपने आप को सुरक्षित बचाया। उन्होंने बताया कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है और यहां पर ग्रामीणों के लिए पक्के मकान बनाए जाने की मांग भी रखी है। हाथी प्रभावित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे क्षति हो रही है। जब भी पारे हाथी ने आदमी को जान ले ली है, घर का नुकसान पहुंचा रही, फसल नुकसान पहुंचा रही। इसके लिए कुछ मुख्यमंत्री महोदय माननीय बघेल से इन दिनों केंदई और पसान वन परिक्षेत्र के ग्रामीण हाथियों के डर से जगह करने को मजबूर हो गए हैं। कई बार उन्हें पक्के मकानों की छत पर सोना पड़ता है या फिर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में खदेड़ने के साथ ही ग्रामीणों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दे रही है। वन विभाग के एसडीओ एएस कंवर ने बताया कि केंदई और पसान रेंज हाथियों के रहने के लिए अनुकूल है, इसलिए बड़ी मात्रा में वो यहाँ पहुंचते हैं। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर हाथियों की मौजूदगी पर निगरानी रखे हुए है। साथ ही हाथियों की वजह से ग्रामीणों को हो रहे नुकसान का मुआवजा भी दे रही है।
खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। टोक्यो ओलंपिक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश की उम्मीदों पर खरी उतरी। उन्होंने कहा कि देश में हॉकी के प्रति एक नई रुचि उभरी है जो आने वाले समय के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। देश में अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 5 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। भाजपा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत प्रदेश में शुरू हुआ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पार्टी का छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य। और खेल रत्न सम्मान का नाम बदला, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से मिलेगा देश का सर्वोच्च खेल सम्मान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।